साथ जुड़े हुए हैं मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण आलम्बायन, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, इस कदम के पीछे क्या एक सोच सिर्फ इतनी है कि चुनाव में कुछ फायदे मिल जाए, भले ही उसके लिए हजारों करोड़ का नुकसान हो जाए कनाडा को? देखिए, निश्चित रूप से कि ये तो बात फैक्ट है कि भारत के साथ जो इस प्रकार की इमिग्रेशन पॉलिसी लाना और खुद उन्होंने कहा है कि ये अस्थायी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो इससे प्रदर्शित होता पता चलता है कि ये स्थायी रूप से नहीं है। ये चुनाव में लाभ लेने के लिए या फिर जो गिरती हुई क्रेडिट है और जिस प्रकार से अभी 24 सांसदों ने उनको धमकी दी है कि आप 28 अक्टूबर तक हमको बता दें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें आप पे विश्वास नहीं है। तो उस तरह की चीज़ों को और देखिए जो जनता होती है किसी भी कंट्री की, स्थानीय जो लोग होते हैं उनके लिए 2-3 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। जैसा आपने खुद अभी बताया रोज़गार और आवास। हो क्या रहा है कि वहाँ पर जब इंडियंस जा रहे हैं या और भी विदेशों से और जगह जा रहे हैं 40% हमारे यहाँ से, जी। 60% आपके अदर कंट्रीज से आ रहे हैं, तो बड़ा नंबर आपको भारत की ओर से देखने को मिलता है। तो वहाँ की जो हाउसिंग कॉस्टिंग है, वहाँ के लोकल लोगों के लिए काफ़ी महँगी, काफ़ी कॉस्टली बन जाती है। और दूसरा क्या होता है कि आपका रोज़गार को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। और देखिए मैं इसको थोड़ा-सा अगर विस्तार कैनवास पे इस बात को मैं देखूँ, तो मुझे याद आ रहा है जैसे उन्होंने कनाडा फर्स्ट की पॉलिसी बोली, ये पॉलिसी मुझे 2017 के कुछ सिमिलर लग रही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी, अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने भी इस प्रकार की पॉलिसीज़ बनाने की प्रयास किया था, इस प्रकार की नीति बनाने का प्रयास किया था। और आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप से पहले ओबामा की बात भी हम करें, ओबामा भी कई बार इस बात को कहे कि भारतीयों के आने की वजह से हमारे यहाँ पर जो हमारे लोकलाइज़्ड लोग हैं, उनकी नौकरियाँ कम हो रही हैं, हमारे यहाँ तमाम तरह की समस्याएँ हो रही हैं। लेकिन बात ये है कि इंडियन इतने ज़्यादा जा क्यों रहे हैं और उधर से उनको हमारे यहाँ क्या बेनिफिट है? देखिए जब ग्लोबलाइज़ेशन आया, तो ग्लोबलाइज़ेशन लाने का इनका मोटिव ये था कि जो भारत के बाज़ार हैं, वो क्या हो जाए हमारे लिए ओपन हो जाएँ, जिसमें आप जानते हैं लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन। हम लोगों ने ग्लोबलाइज़ेशन का लाभ कैसे लिया कि जब आपने प्रोडक्ट का हमारे यहाँ पर भेजा, तो हमारे लोगों का सर्विस सेक्टर में वहाँ पे जाना ईज़िली हुआ, ईज़ी हुआ। और ये वही कनाडा गवर्नमेंट है जिसने खूब ज़्यादा बड़ी संख्या में भारतीयों को अपने यहाँ पर बुलाया भी कि भई आप हमें यहाँ पर आइए, काम कीजिए। क्यों ऐसा करते हैं? हमारी जो यहाँ से काम करने के लिए लोग जाते हैं, उनके मुकाबले वो कम कॉस्टिंग में काम करते हैं। और दूसरा क्या है कि जब छात्रों की संख्या गिरेगी, तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं ये आपका नुकसान होगा कनाडा गवर्नमेंट को। क्यों? वहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं, कोई भी विदेशी स्टूडेंट उनके यहाँ पर जाता है, तो उनके यहाँ पर ये नियम है कि उससे वो 3 गुना फ़ीस वसूल करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि अगर वो कनाडा किसी भी नागरिक से, स्टूडेंट से 2 लाख रुपए फ़ीस लेते हैं, तो हमारे यहाँ से वो 6 लाख फ़ीस लेंगे। जी। फिर दूसरा कनाडा में जो स्टूडेंट भारतीय जाएगा, तो भारतीय जाने के बाद वहाँ पर क्या वो अदर एक्सपेंसेस भी करेगा, उसका फूडिंग है, एकोमोडेशंस हैं, तमाम तरह के खर्चीज़ होते हैं, तमाम एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं अगर आप सोचें कि भारत को दरकिनार करके और उस प्रकार का आज एक डीग्लोबलाइजेशन करके, यानी कि आपका विभूमंडलीकरण करके, मैं मानता हूँ कि चीज़ें इतनी जुड़ चुकी हैं, गुज चुकी हैं कि इसको अलग करना किसी भी देश को, दैट इज़ ऑन द ईज़ी फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए नहीं। जी। हम कितना भी बात कर लें, प्रोटेक्शनिज़्म की हम बात कर लें, कि हम संरक्षणवाद की बात कर लें, लेकिन फिर भी दुनिया इस प्रकार से आपस में जुड़ चुकी है कि इसको अलग करना पूरी देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट करना होगा। और ठीक है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि चुनाव होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिपील हो जाएगी। रीज़न जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ के जो श्रमिक काम करने के वहाँ पे जा रहे हैं, हुँ। और देखिए आज का 70 से पहले का जो डायस्पोरा था, वो एज़ ए वर्कर जाता था। लेकिन आज का अगर हम डायस्पोरा की बात करते हैं, तो डायस्पोरा आज इंजीनियर बन के जाता है, डॉक्टर बन के जाता है, हुँ। साइंटिस्ट बन के जाता है, इस प्रकार के सेक्टर में जाता है। तो जब इस प्रकार का एक आपका हाई क्लास एजुकेशन वाला जो आपका तबका है, वो आपके देश से आउट होता है, कम होता है, तो आपके यहाँ बहुत सारी समस्याएँ क्रिएट होती हैं। ठीक है। तो मैं इस बात को मानने को रेडी नहीं हूँ कि कनाडा में ये जो है तत्कालीन लाभ लेने के लिए कि जो क्रेडिट गिर रही है उनकी पार्टी के अंदर भी, देश के अंदर भी, और इंटरनेशनल जो किरकिरी हुई है तमाम तरह की, जो कनाडा गवर्नमेंट जो एलिगेशन लगाए प्रूफ के बगैर, तो हुँ। कहीं न कहीं उस चीज़ को एक तरह कहते हैं ना कि अपने आप को दोबारा से ठीक करने के लिए कि जो मरम्मत कर लिया जाए, जो लॉसेस हुए हैं, हुँ। उसको मरम्मत करने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। लेकिन ये प्रयास क्या कामयाब हो पाएगा, मनन द्विवेदी जी? और आप शुरुआत से देखिए तो ऐसा लग रहा है कि आ, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति नजर आ रही है। हर वो कदम उठा रहे हैं जिनसे किरकिरी ही हो रही है और जिससे आप भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। चंद वोट हासिल करने के लिए खालिस्तान आतंकी का आप समर्थन कर रहे हैं, भारत पर आरोप लगाते हैं। फिर आप कहते भी हैं कि सबूत हमारे पास नहीं है,
हमने हमारे पास खुफिया जानकारी थी। फिर खबर ये आती है कि आपके एनएसए ने खुफिया जानकारी जानबूझकर लीक की थी भारत के खिलाफ परसेप्शन गढ़ने के लिए। फिर अब ये इमिग्रेशन नीति में बदलाव आप कर लेते हैं। आपके ही सांसद आपको अल्टीमेटम देते हैं 28 अक्टूबर तक आप इस्तीफा दें, नहीं तो विद्रोह करेंगे। ये स्थिति ऐसी है कि अब ट्रूडो को भी समझ में आ रहा है कि अब बचने के उपाय अब नहीं है, बचने के चांस नहीं है, तो कुछ भी कर लो। हाँ जी, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि जहां तक हम ट्रूडो की जो नीति रही है खालिस्तान समर्थकों के लिए, और जो भारत की नीति रही है, कोई नीति ही नहीं रही है क्यूबेक के लिए, तो हम इन बातों को देखें तो सबसे बड़ा जो इश्यू, अगर हम ट्रूडो जो पॉलिटिकल और राजनीतिक क्राइसिस और जो स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, तो उसको हम अलग रख के अगर अभी बात करें तो हम पाएंगे कि एक टर्मिनोलॉजी है राजनीतिक विज्ञान में, वो है संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी। 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी, जिसमें नेशन स्टेट की डेफिनेशन पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड ने दी थी पूरे विश्व को और यूरोप को। तो हम सॉवरेनिटी को देखें तो ट्रूडो ने अपने नैरो पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो अंतरराष्ट्रीय विधि और रूल ऑफ लॉ या फिर रूल बेस्ड ऑर्डर, जिसकी बात ट्रम्प करते रहे हैं, जो बाइडेन करते रहे हैं और कमला हैरिस करते रही हैं, तो ट्रूडो ने उस रूल बेस्ड ऑर्डर को चैलेंज किया है, उसको हताहत किया है। क्योंकि जो खालिस्तान के जो समर्थक हैं और जो रेडिकलाइज्ड विंग है सिख कम्युनिटी में, जो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल उनको उंगली पे गिना जा सकता है, उनको फेवर में करके वो किसी तरीके से साउथ एशियन जो डायस्पोरा है कनाडा में, या जो इंडियन डायस्पोरा है कनाडा में, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका है। जैसे कि तो इसमें हम ये आंकड़ा भी देख सकते हैं कि अराउंड 2.5 मिलियन साउथ एशियन रेजिडेंट्स हैं कनाडा में, और उस 2.5 मिलियन में से 1.85 मिलियन जो रेजिडेंट्स हैं वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा तो हम ये देखें और कि सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा कहां पर है, तो वो है वैंकूवर में, ओंटारियो में, ब्रैम्पटन में, और वहां पर भी जा जाकर बहुत कवायद की है ट्रूडो ने, और वहां पर भी जा जाकर उन्होंने खालिस्तान का इश्यू उठाया है कई बार, ताकि जो इंडियन डायस्पोरा है उनके वो करीब आ सकें। पर वो ये भूल गए कि जो ज्यादातर इंडियन डायस्पोरा है वो एज अ डॉक्टर, साइंटिस्ट, एज अ लंबर जैक जी। और एज एन इलेक्ट्रीशियन और एज अ हाउस होल्ड हेल्प, लोअर स्किल सेक्टर में जाता है वहां पर, और उसको अपनी रोजी रोटी से ज्यादा मतलब है, वो बड़ा मेहनती कैनेडियन नागरिक होता है, बन जाता है। और ये जो खालिस्तान की जो पॉलिटिकल गिमिक, एक तरीके से मैं इसे गिमिक ही कहूंगा, जो ट्रूडो ने खड़ी की है, उसके चलते भारत और कनाडा का संबंध है, संबंधों में तल्खी आएगी ठीक है। और संबंधों में गिरावट आएगी। नहीं, मैं यहाँ पर ये बात कहना ये चाहूंगा। बिल्कुल, और ये तल्खियां और गिरावट आएंगी ये पता है ट्रूडो को, लेकिन फिर भी अगर वो कर रहे हैं तो जाहिर है उसके पीछे एक ऐसी सोच है, छोटी